बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2024 की अटेम्प्ट, इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पैरा आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये एक इंडिविजुअल का सवाल है, सलीम खान। और ये एक जगह पे जॉब कर रहे हैं एज क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। यहाँ से दो बातें इस्टेब्लिश हो गई कि टाइप ऑफ पर्सन इज़ इंडिविजुअल, और जो मेन जो आइटम दिया हुआ है वो सैलरी के हेड ऑफ इनकम का है। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने के लिए कहा है एग्जामिनर ने। टैक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। नाउ अगेन अब आप इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, फर्स्ट पैरा में। तो इसने ग्रॉस मंथली सैलरी आपको बताई है 5 लाख, जिसमें कहा कि मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। अब यहाँ चीज़ एक ध्यान में रखनी है कि मेडिकल अलाउंस की अमाउंट जो इन्होंने आपको बताई है वो 45,000 बताई हुई है। ठीक है। अब ये जो 45,000 की अमाउंट मेडिकल अलाउंस की बताई है, इसके अलावा ग्रॉस सैलरी में और भी कोई अलाउंसेज हो सकते हैं जिनका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो 5 लाख की मंथली सैलरी बताई हुई है जो कि ग्रॉस सैलरी है, इसमें 45,000 सिर्फ मेडिकल अलाउंस की तफसील है जो कि 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। नाउ यहाँ से किसी तरह भी ये नहीं आपने डिराइव कर लेना कि 45,000 मेडिकल अलाउंस है तो बाकी बेसिक सैलरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक सैलरी के अलावा भी कुछ और होगा जिसका सवाल में कोई जिक्र नहीं है। एक्चुअली एग्जामिनर चाहता ही है कि आप मेडिकल अलाउंस के अंदर जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जामेशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट करें। नाउ ग्रॉस सैलरी जो है वो अगर 5 लाख है और जो आपके पास मेडिकल अलाउंस है वो 45,000 है, तो अब हमें यहाँ से और ये हमें पता है कि 45,000 जो है वो 15% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर सकता हूँ कि जो मेडिकल अलाउंस है वो अगर 15 हो तो बेसिक सैलरी 100 होगा। ठीक है। और अगर मेरे पास मेडिकल अलाउंस की अमाउंट मौजूद है 45,000, जो कि जो कि मेडिकल अलाउंस यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ 15 उसके इक्विवेलेंट बनती है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि मैं 45,000 को उससे डिवाइड कर दूँ जिसके वो इक्विवेलेंट है, यानी 15 के इक्विवेलेंट है, और मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो मेरे पास बेसिक सैलरी की अमाउंट आ जाएगी। सो इफ़ आई सॉल्व दिस तो मेरे पास 3 लाख रुपए बेसिक सैलरी आ जाती है। और बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब ये है कि 3 लाख का 10% यानी कि 30,000 एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा मेडिकल अलाउंस में से। ठीक है। एक और तरीका भी हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का कि अगर बेसिक सैलरी जो है उसका 10% एग्जाम्प्ट है, तो इसका मतलब एग्जाम्प्ट अमाउंट कितनी होगी। अगर अगेन हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें मेडिकल अलाउंस और बेसिक सैलरी की, जो हमने ये फैक्टर्स बनाए थे, तो बेसिक सैलरी जो है वो 10 के बराबर होगी। सॉरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी का मतलब होगा 10। तो अगर मैं 10 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं 45,000 को 15 से डिवाइड कर दूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एग्जाम्प्ट अमाउंट कितनी होगी। सो द वे यू वांट टू डू इट, आप दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि मेडिकल अलाउंस अगर 45,000 है तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से ये आप वर्कआउट कर सकते हो। 30,000 रुपये एग्जाम्प्ट होगा और बाकी टैक्सेबल होगा। ना अगला जी इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ में बताई गई है वो ये कि सैलरी जो है वो आपको जो है वो मिलती है एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी जुलाई के महीने की तनख्वाह जो है वो आपको मिलेगी अगस्त में, अगस्त की मिलेगी सितंबर में। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इसने चूंकि अगर आप ये फर्स्ट पैरे को स्टार्ट से देख रहे हो तो 1 जुलाई से इसने शुरू किया है अपनी जॉब 2023 से। तो जून 2024 की तनख्वाह इसको नहीं मिलेगी इस टैक्स ईयर 2024 में। तो मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो तनख्वाहें होंगी वो 11 बनेंगी इस साल के अंदर, इस टैक्स ईयर 2024 में। तो 11 तनख्वाहों से ये कैलकुलेशन आपने बनानी होगी। सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें कन्वेंस फैसिलिटी का जिक्र है, जिसमें साथ में ये भी बताया हुआ है कि ये 60% यूज़ होगा फॉर पर्सनल एंड 40% फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। तो इसका मतलब ये कि मिक्स यूजेज हो गया, ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है वो ये है कि हम कॉस्ट ऑफ व्हीकल का 5% पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी बताया हुआ है द कार वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 जनवरी 2024। इसका मतलब आधा साल आपके पास ये गाड़ी थी, आधा साल नहीं थी। और फेयर मार्केट वैल्यू भी गाड़ी की बताई हुई है जो कि 55 लाख है। लेकिन हमें 55 लाख से कोई गर्ज नहीं, हमें चाहिए है कि गाड़ी की कॉस्ट क्या थी। गाड़ी खरीदी गई थी 5 मिलियन की। खरीदी जब गई थी उस वक्त की कॉस्ट लेंगे और जितने अरसे के लिए मिली है
उसकी बेस पे कैलकुलेशन बनाएंगे। कितने अरसे के लिए मिली है? 6 महीने के लिए। टू अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर द कार अ टोटल डिडक्शन ऑफ 1 लाख वॉज मेड फ्रॉम सलीम खान सैलरी अप टू 30 जून 2024। और ये जो परक्विजिट इसको दिया गया गाड़ी की शक्ल में, कन्वेंस फैसिलिटी की शक्ल में, इसके बदले में उसकी तनख्वाह से 1 लाख रुपया काटा भी जाता था। ठीक है। तो अब हमने ये टैक्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ परक्विजिट है उसमें से आप माइनस करेंगे पेमेंट बाय एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर फॉर द परक्विजिट, जो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए है। तो पहले आप कन्वेंस की वैल्यू बना लो। वो कैसे बनेगी? यू विल कैलकुलेट 5% ऑफ द कॉस्ट और फिर 6/12 करोगे, क्योंकि आधा साल अवेलेबल थी। 1,25,000 ये वैल्यू हो गई उस परक्विजिट की। इसमें से आप माइनस कर देंगे जो एम्प्लॉय ने पेमेंट की है 1 लाख रुपए की, तो 25,000 रुपये जो है वो सैलरी इनकम में शामिल किया जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी। उसके बाद राइट टू एक्वायर शेयर्स यानी एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात हो रही है। इसमें उसको एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या हुआ कि उसको ही वॉज ग्रांटेड द राइट टू एक्वायर द शेयर्स, और राइट कैन बी एक्सरसाइज अपॉन पेमेंट ऑफ 80 पर शेयर, यानी एक्सरसाइज प्राइस बताई हुई है कि आप 80 रुपये देकर शेयर ले सकते हो। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑन द ग्रांट डेट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच राइट टू एक्वायर SCL शेयर्स वॉज 230। जिस दिन उसको ये राइट टू एक्वायर शेयर्स मिला है उस दिन 230 वैल्यू है। और 30 जून को इसने क्या किया? इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट्स, सलीम खान डिस्पोज देम ऑफ एट 120 पर शेयर। अब इसने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया। देखें यहाँ लिखा है इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट्स, सलीम खान डिस्पोज देम ऑफ एट 120 पर शेयर। तो उसने 120 का बेच दिया। अब इसका मतलब ये है कि ऑप्शन और राइट जब उसने एक्वायर किया तब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, और उसने एक्चुअली क्या किया? ऑप्शन और राइट को डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जो भी कंसिडरेशन उसको मिली है उसमें से जो भी कॉस्ट है उसको आप माइनस कर लोगे। ठीक है। अब सवाल में अगर आप देखें तो राइट टू एक्वायर 5,000 शेयर्स उसको मिला है, ये राइट उसको मिला 1 मई 2024 को, और इसने ये बेच दिया 120 के हिसाब से। तो बस सिर्फ जो 120 के हिसाब से डिस्पोजल वैल्यू यानी कंसिडरेशन होगी वही इनकम में जाएगी, क्योंकि इसने कोई खर्चा नहीं किया है, इसने राइट को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसने राइट जो इसको मिला था उसका कोई कॉस्ट एम्प्लॉयर ने इसको चार्ज नहीं की थी। ये जो 80 रुपये पर शेयर लिखा हुआ है ये तो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज तो उसने किया ही नहीं राइट को। ठीक है जी। सो आप इस को सिंपली जो राइट डिस्पोज ऑफ कर दिया उसी की वैल्यू 6 लाख रुपए जो बन रही है वो सैलरी इनकम में शो करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में मंथली पेंशन का जिक्र है। और प्रायर टू ज्वाइनिंग SCL सलीम खान सर्व्ड एज प्रोडक्शन मैनेजर एट HEL। तो यहाँ से जब वो रिटायर हुआ 25 जून 2023 को, तो उसको मंथली पेंशन मिलती है 40,000 रुपये, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है। दिस पेंशन इज डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब ये जिस महीने की पेंशन होती है उसी महीने में इसको मिल जाती है। अब पेंशन की जो टैक्स के कानून है वो क्या है कि अगर गवर्नमेंट से मिलेगा तो टोटली एग्जाम्प्ट, अदरवाइज आपको एक डिसीजन ट्री फॉलो करना है। 60 साल से ज़्यादा एज है, इफ़ द आंसर इज येस तो टोटली एग्जाम्प्ट। एज का इस सवाल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं बताया हुआ। उसके बाद अगर एज 60 साल से ज़्यादा नहीं है तो फिर देखना है कि इज ही वर्किंग फॉर द सेम एम्प्लॉयर। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर देखना है क्या एक से ज़्यादा पेंशन मिल रही है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या होगा? पेंशन टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगी ना। यहाँ पे भी जो डिसीजन ट्री है वो इसी तरह से आपने फॉलो करना है। 60 साल से एज ज़्यादा नहीं है, सेम एम्प्लॉयर के लिए भी काम नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा पेंशन भी नहीं है, तो इसलिए ये जो पेंशन इसको मिल रही है टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। नेक्स्ट आइटम इज ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसका तो सीधा सीधा डिडक्टेबल अलाउंस होगा जितनी भी अमाउंट यहाँ पे दी हुई है। नाउ टैक्सेबल इनकम आप वर्कआउट करोगे और इसमें टैक्स कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं इस बंदे का, क्या ये टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ना ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होता है किसी भी टैक्स पेयर का, इसके लिए आपको सवाल में जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बताई हुई है वो ये कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है जी। तो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, और लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। और जो अरसलान साहब हैं वो उनकी टैक्स ईयर 2024 जो है उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल की डिटेल्स जो हैं वो सवाल में बताई हुई हैं। ना जो ट्रैवल की डिटेल्स बताई हुई हैं उसमें आप देखें कि पाकिस्तान में उसका जो स्टे है
वो उसका भी कुछ पीरियड बताया गया है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही बताया गया। ना रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसमें हमें पता है कि ये नेशनलिटी पे बेस्ड नहीं होता, फिजिकल प्रेजेंस पे बेस्ड होता है। 183 दिन से ज़्यादा अगर पाकिस्तान में होंगे तो रेजिडेंट होगा। लेकिन जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होता है, अगर वो किसी एक फॉरेन कंट्री में 182 दिन या उससे कम का स्टे रखता है तो भी वो रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। सो ये दो प्रोविजंस रेलिवेंट होंगी यहाँ पे। अब आपने ये जो डेज़ की कैलकुलेशन है इसका ज़रा एक वर्किंग देख बनानी है कि पाकिस्तान में इसके अगर आप इस और इस टेन्योर को काउंट करें तो टोटल 146 डेज़ बनते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इसके 143 डेज़ बनते हैं। और यूएई में इसके 77 दिन बनते हैं। अगर हम इन सारे दिनों को जमा कर लें तो ये टोटल 366 दिन है। चूँकि 2024 ईयर है, इसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, लीप ईयर है, तो इसलिए 366 दिन का, 365 नहीं, 366 दिन का टोटल बन रहा है। अब इसमें से आप देखें पाकिस्तान में इसके 183 दिन से कम स्टे है, ठीक है। और चूंकि ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पहले पैराग्राफ में लिखा है, तो इसका किसी और मुल्क में भी 182 या इससे कम दिन का स्टे ही है। जैसे यूके में 143 और 77। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिडेंट माना जाएगा। ऑल्दो पाकिस्तान में 183 दिन से कम का स्टे है, लेकिन चूंकि किसी और मुल्क में भी 183 दिन का स्टे नहीं है, तो इसलिए ये हम इसको रेजिडेंट तस्वुर करेंगे। सो ये आपका आंसर होगा जी। बी पार्ट में वेल्थ स्टेटमेंट बनाने को कहा गया है, और वेल्थ स्टेटमेंट के साथ साथ वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है सवाल की रिक्वायरमेंट में। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान सा सवाल है। इसमें आपने सिंपली करना ये है कि ये एक ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें ये अगर आप देखें तो ये ऊपर एसेट्स की डिटेल है, उसके बाद लेस लाइबिलिटी है, और एसेट माइनस लाइबिलिटी जो है वो उसकी वेल्थ बताई गई है 30 जून 2023 की। आपने वेल्थ फाइंड आउट करनी होगी 30 जून 2024 की, ठीक है। तो अगर मैं इसी इन्फॉर्मेशन को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अपने एसेट्स, कुछ कोई तब्दीली नहीं की, बस वही जो यहाँ पे लिखा हुआ था उस टेबल में उसी को लिख लिया कि मेरे एसेट्स ये हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ ये हैं, मेरा कैश एंड बैंक का बैलेंस ये है। कैसे किया मैंने, ये 435 और 50,000 को जमा किया तो 485 आ गया। रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट में आप ओपनिंग वेल्थ से शुरू करोगे और फिर एक एक करके आइटम्स को आप देखते जाएंगे। सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है कि इसको सैलरी मिली है और उसमें से टैक्स भी काटा गया है। नाउ इसका इम्पैक्ट आपकी वेल्थ रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट पे होता है और कैश एंड बैंक बैलेंस पे होता है, ठीक है जी। नाउ सर रिकन्सलिएशन में इनकम के तौर पे नज़र आएगा और टैक्स एक्सपेंस के तौर पे नज़र आएगा। चूंकि टैक्स जो है वो विदहोल्ड होता है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 3.6 मिलियन में से ही 435 माइनस करके फिगर लिखें। लेकिन अ, आप अलग-अलग कर दें तो भी ठीक है, अगर क्लब करके लिख दें तो भी ठीक है। सो कैश एंड बैंक को बढ़ाएगा भी सैलरी इनकम, और टैक्स की वजह से ये कम भी होगा। नेट फिगर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आइटम इज़ आपने कुछ नए शेयर ख़रीदे हैं लिस्टेड कंपनी में 80 रुपए के हिसाब से, और इस दिन मार्केट वैल्यू ऑफ द 5,000 प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स वॉज 3,75,000। ना ये प्रीवियसली हेल्ड शेयर्स हैं, उसकी हमने एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करना होता, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहते हैं। इसलिए 1,000 नए शेयर जो ख़रीदे हैं 80 के हिसाब से, उससे आपका कैश एंड बैंक बैलेंस कम होगा, और यहाँ पे जो एसेट्स में शेयर्स आपने लिखा हुआ है सबसे पहला आइटम 3,60,000 का, इसमें इजाफा हो जाएगा। तो शेयर्स 3,80,000 के बढ़ गए और यहाँ पे 80,000 रुपये कम हो गए क्योंकि आपने खर्चा किया। रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लाइबिलिटीज़ पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। फिर इसने एक नई गाड़ी ख़रीदी है, और लेकिन ये जो गाड़ी ख़रीदी है इसने, ये ट्रेड इन स्कीम के थ्रू, यानी कि इसने एक अपनी पुरानी गाड़ी दी और एक नई गाड़ी ली, और 12 लाख रुपए इसने मज़ीद साथ में अदा करने हैं। 12 लाख की लाइबिलिटी भी है, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज़ में 12 लाख का इजाफा हो जाएगा, और गाड़ी की वैल्यू में भी 12 लाख का इजाफा हो जाएगा। ये गाड़ी निकल जाएगी और एक नई गाड़ी आ जाएगी जो कि 18,50,000 जमा 12 लाख वैल्यू की होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज़ में एक इजाफा हो गया और गाड़ी की वैल्यू में भी 12 लाख का इजाफा हो गया। कैश एंड बैंक पे रिकन्सलिएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम इज़ कि आपने 4 लाख रुपए का जो लोन था वो रीपे कर दिया, तो इसका मतलब लोन की अमाउंट जो 8 वो उसमें से 4 लाख कम होगा, और कैश एंड बैंक बैलेंस में से भी 4 लाख कम किया जाएगा। उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं 26 लाख रुपए के, और इसमें से कुछ कैश में भी पे किए हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है कि कैश में पे किए हैं या बैंक, वो बिजनेस इनकम, वो सेक्शन 21 के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 26 लाख रुपए आपका एक्सपेंस है, तो कैश में से माइनस हो जाएगा और आपके पर्सनल एक्सपेंस के तौर पर रिकन्सलिएशन स्टेटमेंट में नज़र आएगा।
आखिरी आइटम 35,000 का आपने गिफ्ट दिया है अपने सिस्टर को, जो कि अगेन कैश एंड बैंक से कम होगा और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। अब आप के सारे आइटम्स कंप्लीट हो गए। अब आप टोटल्स बना लें। सबसे पहले टोटल किया आपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, तो पता चला क्लोजिंग वेल्थ ये बनती है। अब ये जो क्लोजिंग वेल्थ है ये आपकी यहाँ पे भी आनी चाहिए, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करें तो ये आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी आपने यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस चूँकि पुराना लिखा हुआ है, इन फिगर्स को भी टोटल करना है। कैश एंड बैंक बैलेंस ये वाला लेकर आना है 5,35,000 जो भी आपने बनाया। तो आप ये कैश एंड बैंक बैलेंस आपने 535 यहाँ पे लिख देना है और टोटल कर लेना है। ये मेरे एसेट्स का टोटल हो गया, ये लाइबिलिटीज़ का। अगर आप इन दो फिगर्स का डिफरेंस बनाएंगे तो वो नेट वेल्थ आ जाएगी, और वो यही बन रही है जो हमने यहाँ पे नेट वेल्थ अभी वर्कआउट की है। सो ये थोड़े आसान मार्क्स थे 7 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ टैक्स फाइलर जिसने कुछ एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है टैक्स ईयर 2024 में। और सवाल की रिक्वायरमेंट बहुत मज़ेदार है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2024 और रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम भी बताना है। सो कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होगी ये बताना है पहले तो ये। दूसरा ये कि टैक्स लाइबिलिटी भी वर्कआउट करनी है, लेकिन उन डिस्पोजल की दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स regime। ये बड़ी ट्रिकी बात है कि जो भी गेन आपके एसेट्स को बेचने पे वो नॉर्मल टैक्स regime में आ रहे होंगे, उसकी टैक्स की कैलकुलेशन नहीं बनानी। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल टैक्स regime के अलावा कौन सा होता है, या तो सेपरेट ब्लॉक होता है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या सिक्योरिटीज़ के केस में होता है, और या फिर फाइन आपको कैलकुलेशन करने को कह रहा है। उसके बाद रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैकिंग मशीन, ये भी उसने कहा जी वो बताएं। सो ए पार्ट में कोई पैकिंग मशीन का जिक्र है। अब ज़रा ध्यान से इसको पढ़ेंगे आप, और इसमें लिखा है कि इसने पैकिंग मशीन बेची है 9 लाख रुपए की। और अगर 9 लाख की बेची है तो इसके यूज़ किस लिए किया था आपने? पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मलेशिया, जो सॉरी एक्सपोर्ट की जाती हैं टू मिडल ईस्ट। अब ये जो मशीन है ये इसने ख़रीदी थी डिस्काउंटेड प्राइस 7,92,000 की, और इसकी बुक वैल्यू भी दी हुई है। बुक वैल्यू देखें, टैक्स बुक वैल्यू नहीं दी हुई। ये कौन सी बुक वैल्यू दी? बुक वैल्यू का वर्ड लिखा है, मतलब ये कि अकाउंटिंग की बुक वैल्यू है ये। ठीक है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है। ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे आप। एट द टाइम ऑफ द सेल वॉज 696,220, 696,220 इज अकाउंटिंग बुक वैल्यू। उसके बाद लाल बख्श ने क्या किया? डिक्लेयर्स ऑल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अंडर फाइनल टैक्स regime। अब ज़रा यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फाइनल टैक्स regime में आती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट सबसे। अगर एक्सपोर्ट फाइनल टैक्स regime में आती है तो फाइनल टैक्स regime का कानून ये है कि नो डिडक्शन अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर इनकम डिराइविंग सच इनकम। इसका नतीजा ये होगा कि जितनी भी डेप्रिसिएशन इस मशीनरी की होगी वो तो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ ही नहीं हो रही होगी। अगर वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ ही नहीं हो रही होगी तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया गया है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच पर्सन एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन। मतलब ये कि अगर किसी आइटम पे डेप्रिसिएशन डिडक्शन आपको अलाउड है, अगर आपको एंटाइटल्ड हो, तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या आपको डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउड है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कैपिटल एसेट कह सकते हैं। ऑल्दो ये मशीनरी थोड़ी सी वियर्ड बात लग रही होगी आपको, लेकिन लॉ की अब लैंग्वेज से तो यही नतीजा निकल रहा है कि पैकिंग मशीन चूंकि आप ऑल्दो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड नहीं था क्योंकि आप सारी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एफटीआर में टैक्स कर रहे थे। एफटीआर में एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, तो एक्सपेंस ना अलाउ होने की वजह से ये कैपिटल एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। अब कैपिटल एसेट की कैटेगरी में अगर चला जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि कैपिटल गेन कैसे वर्कआउट होते हैं? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। तो कंसिडरेशन जो है वो यहाँ पे कितनी है? इसने बेचा है 9 लाख का और ख़रीदा कितने का? द मशीन वॉज परचेज फॉर 7,92,000। तो इन दो का डिफरेंस निकालेंगे। अब ये कैपिटल गेन ना तो सेपरेट ब्लॉक है ना ही एफटीआर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनटीआर है। तो अगर ये नॉर्मल टैक्स regime है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये
टैक्स कैलकुलेशन इसकी बनानी नहीं है आपने, क्योंकि एनटीआर वाले कैपिटल गेंस की टैक्स कैलकुलेशन नहीं मांग रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप सिर्फ ये तो बताएंगे कि इस पे कैपिटल गेन कितना है, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे इसके ऊपर, राइट। सो ये यही ट्रीटमेंट आपने डिस्कस भी करना है जो पार्ट 20 सवाल की रिक्वायर कर रहा है। सेकंड पार्ट सेज कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया एक कटिंग मशीन को यूएई, और 35 लाख रुपए में दिस मशीन वाज यूज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सोल्ड डोमेस्टिकली। चीज़ें आप डोमेस्टिकली बेचते थे और इस मशीन को आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। और कॉस्ट एंड रिटर्न डाउन एंड देखें अब यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कॉस्ट एंड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू इसमें बताई हुई है, और वो कितनी है, 9,50,000। अच्छा, अब जब आप डेप्रिसिएबल एसेट को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि इट्स कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ये एक कानून है, तो कॉस्ट को कंसिडरेशन बनाना होता है। और यहाँ पे आप देखो द कॉस्ट एंड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों बताई हुई है, 22 लाख और 9,50,000। ठीक है जी, तो 22 लाख में से 9,50,000 माइनस करोगे तो वो गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। अब ये जो गेन ऑन डिस्पोजल होगा ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगा। 35 लाख रुपए जिसने कि उसने एक्चुअली बेची है, ये फिगर इरेलीवेंट हो जाएगी। अब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का गेन है, अगेन इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ऑन 30 जून 2024 ही रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 17,25,000 एज लम्प सम पेमेंट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर destruction by fire of two antique Mongolian vases was one was purchased on 1st July। इतने इतने का कहानी मुख्तसर ये है कि इसके आग लगी और उससे वास जो है वो दो एंटीक वास जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो इकट्ठा मिला 17,25,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोविजन ऑफ लॉ आपको रेफर करना है वो ये कि एक तो ये कि सबसे पहला पॉइंट ये देखें कि अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कंसिडरेशन माना जाता है। दूसरा आपने पॉइंट ये रेफर करना है कि अगर टू और मोर एसेट्स डिस्पोज ऑफ इन सिंगल ट्रांजैक्शन और हर एसेट की कंसिडरेशन मालूम ना हो तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर, जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, उसकी बेस पे अपॉर्शनमेंट करनी है कंसिडरेशन की। ये दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तीसरा ये कि जो आपको एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू है उसका आपने कंपैरिजन करना होता है, सॉरी एक्चुअल कंसिडरेशन का फेयर मार्केट वैल्यू एट टाइम डिस्पोजल से, और दोनों में जो हायर वैल्यू हो उसको कंसिडरेशन बनाना होता है। ये तीन कानून मिलाने हैं आपने। तो इंश्योरेंस क्लेम को कंसिडरेशन मानना है, इंश्योरेंस क्लेम की अपॉर्शनमेंट करनी है फेयर मार्केट वैल्यू की बेस के ऊपर एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, और फिर जो हायर वैल्यू होगी उसको कंसिडरेशन तस्वुर करेंगे। कॉस्ट आपको चूंकि सवाल में क्लियरली बताई हुई है वास की कि क्या थी। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है वास वन वॉज परचेज फॉर सो एंड सो, वास टू परचेज फॉर सो एंड सो। तो आप करोगे ये कि इंश्योरेंस क्लेम जो 17,25,000 का दिया गया है इसको अपॉर्शन करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टाइम एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, जो कि इन्होंने सवाल में बताई हुई है 9,75,000 और 9 लाख। अब इस बेस के ऊपर मैं इस 17,25,000 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और वास वन और वास टू की अपॉर्शन इंश्योरेंस क्लेम की अमाउंट ये बनेगी। अब ये वो कंसिडरेशन है जो इंश्योरेंस क्लेम के तौर पे मिली 897 और 828। लेकिन इसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू, जब मैं कंपेयर करता हूँ तो पता चलता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे भी फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो जो हायर वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू वो ही कंसिडरेशन मानी जाएगी टैक्स पर्पजेज़ के लिए। और इसमें से आप कॉस्ट माइनस करेंगे जो सवाल में स्ट्रेट वे गिवन है, तो यहाँ पे भी गेन वर्कआउट हो जाएगा, यहाँ पे भी गेन वर्कआउट हो जाएगा। एंटीक एक ऐसा आइटम होता है कि जिसके ऊपर लॉसेस को कंसिडर नहीं किया जाता, तो लॉस नहीं आ रहा, गेन आ रहा है, और ये गेन है भी नॉर्मल टैक्स रिजीम का, तो इसका मतलब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने गेन वर्कआउट करके देना है। ओके जी, नेक्स्ट इज़ अ ग्रे पैरेट। और ग्रे पैरेट जो है वो चूँकि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर पर्सनल यूज़, तो ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, ये डेप्सिबल एसेट भी नहीं है। इसका डिस्पोजल इनकम हम अदर सोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैपिटल की डिस्पोजल है, तो अनलेस वो कैपिटल एसेट हो उसकी इनकम में नहीं लिखा जाएगा। तो इसका तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ना ये इनकम माना जाएगा टैक्स पर्पज़ के लिए, ना ये आपने इसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेशन बनानी है। आखिरी आइटम जो है वो शेयर्स हैं गार्लिक लिमिटेड, जो कि आपने बेच दिए हैं
70 के हिसाब से, और आपने 0.5% ऑफ सेल प्रोसीड्स के खर्चे भी किए, और एक अनलिस्टेड कंपनी है जीएल जो है, लेकिन 52% शेयर्स टर्किश गवर्नमेंट के पास हैं, और 15,000 शेयर्स जो हैं वो इसको मिले थे, सॉरी, लाल बख्श रिसीव 15,000 शेयर्स इन जीएल ऑन 1 जुलाई एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब इसने 6,000 शेयर्स बेचे हैं। पहले तो ज़रा इस जीएल का फैसला करते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि जो पब्लिक कंपनी है वो क्या होती है, कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास हों, फॉरेन गवर्नमेंट के पास। ये आपको थर्ड पॉइंट लिखा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे चूंकि शेयर्स जो हैं वो तो हैं किसके पास हैं, टर्किश गवर्नमेंट के पास, 52% शेयर्स। तो इसका मतलब ये टैक्स लॉ की नज़र में पब्लिक कंपनी बन गई। अगर ये पब्लिक कंपनी है तो फिर हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन में पढ़ा है, ये जो पहला पॉइंट है, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है, और अगर वो सिक्योरिटी है तो फिर उसके लिए रेट ऑफ टैक्स जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा। ठीक है जी। और ये जो रेट ऑफ टैक्स हैं ये आपको एग्जाम में गिवन होते हैं कि आपने इस रेट के ऊपर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्स करना होता है। ठीक है जी। अब नतीजा क्या है कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसी की टैक्स कैलकुलेशन सिर्फ बनानी होगी आपने, क्योंकि इन्होंने जो सवाल में ये देखे ना लिखा है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज डिस्पोजल्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जी। तो सिर्फ इसी की टैक्स कैलकुलेशन बनाओगे आप। कैसे बनाओगे, 6,000 शेयर्स बेचे हैं 70 के हिसाब से, तो कंसिडरेशन आ गई, कॉस्ट माइनस करनी है। कॉस्ट कैसे माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आपको गिफ्ट मिलता है फ्रेंड से तो क्या होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। तो रिलेटिव के अलावा कहीं से भी गिफ्ट मिले तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनती है। मतलब ये है कि जब ये गिफ्ट मिला होगा तो फिर उस वक्त इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, द फेयर वैल्यू ऑफ दिस ईयर टाइम ऑफ गिफ्ट वाज 48 ईच। 48 के हिसाब से ये आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा, और 48 के हिसाब से ही जब आप डिस्पोजल करोगे तो 48 ही कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है। तो 6,000 शेयर 70 के हिसाब से कंसिडरेशन हो गया, फिर 6,000 शेयर 48 के हिसाब से कॉस्ट बनेगा, और इससे जो गेन वर्कआउट होगा, होल्डिंग पीरियड देखेंगे, टैक्स रेट लगाएंगे, और वो टैक्स कैलकुलेशन बनाकर एग्जामिनर को दिखाएंगे आप। ठीक है जी। लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अगेन क्वेश्चन अबाउट एन इंडिविजुअल, जावेद साहब, जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, और कीनिया को ट्रैवल किया इन्होंने जॉब के सिलसिले में। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करें, और दूसरा इसने कहा कि एज्यूम दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिमेन सेम एक्सेप्ट कि जावेद जो है वो 1 जुलाई 2022 को अपनी जॉब स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ जुलाई 2023। तो आपके आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी ये जो है ना पार्ट पार्ट बी, इस पे तो थोड़ा सा मैं भी अभी सोच में ही हूँ कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा अगर 1 साल पहले बाहर जॉब शुरू कर ले, क्योंकि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की एक प्रोविजन है लॉ में कि अगर आप पिछले 4 साल में जो है नॉन रेजिडेंट हो तो फिर जिस साल में आप रेजिडेंट हो जाते हो 4 सालों के बाद, तो फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है उस साल में और उससे अगले साल में। ये एक रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की प्रोविजन है। लेकिन ये तो सिर्फ 1 साल ही पीछे लेके जा रहा है यहाँ पे एग्जामिनर। तो मेरे ख्याल से ये श्योरली रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाला सिचुएशन तो नहीं बनता है। और इसके अलावा मुझे कोई सिचुएशन समझ नहीं आती कि ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर के ऊपर पार्ट ए। वो मतलब बेसिकली एग्जामिनर ये कह रहा है कि पार्ट ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके आंसर पे अगर उसने जॉब जुलाई 2023 के बजाय जो जुलाई 2022 में जॉब शुरू की हो कीनिया में। तो अभी तक तो मेरी समझ यही कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मैं सोचता रहूँगा इसके ऊपर, अगर मुझे कोई डिफरेंट बात आई कि आपके सोल्यूशन से पहले पहले समझ आ गई तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर दूंगा। और बाकी तो फिर इंशाल्लाह जब आई कैप अपना सजेस्टेड आंसर देंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, कीनिया में अगर इसने जॉब स्टार्ट की है तो इसका मतलब फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम हो जाएगी। लेकिन ये जुलाई में गया था, नवंबर में वापस आ गया है। ठीक है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और समझें कि नवंबर पूरा नहीं हुआ, 5 महीने भी पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के बाहर इसका स्टे जो बन मतलब पाकिस्तान का स्टे अगर बनाए तो 183 दिन से ज़्यादा बनता है, रेजिडेंट ही होगा ये टैक्स पर्पजेज़ के लिए। तो अगर ये रेजिडेंट है और उसके बाद इसने सैलरी अर्न की है जो कि 4 मिलियन की है और टैक्स भी अदा कर दिया है, तो हम टैक्स लॉ में ये पढ़ चुके हैं कि अगर आप पाकिस्तान के बाहर फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो अदा कर दें तो फिर वो सैलरी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाती है।
ठीक है। सो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है अगर पाकिस्तान के बाहर उसके ऊपर आपने टैक्सेस अदा कर दिए हैं, तो ये सैलरी तो हो जाएगी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, क्योंकि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है और आपने इसके ऊपर टैक्स जो भी था वो अदा कर दिया। इसके ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकम ही एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। उसके बाद इसने क्या किया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और फैमिली बिजनेस की कोई डिटेल नहीं बताई हुई कि वहाँ से कितनी इनकम है, लेकिन कुछ रेंटल इनकम की डिटेल है और ये रेंट आपको आ रहा है कीनिया से। ठीक है जी, इसका मतलब ये जो फ्लैट है वो कीनिया में है, तो इसका मतलब ये जो 1 जनवरी से आपको इनकम आनी शुरू हुई, ये फॉरेन सोर्स इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ठीक है, और फॉरेन सोर्स इनकम चूंकि ये रेजिडेंट का सिचुएशन बनता है तो इसलिए वो टैक्सेबल होगी। अब वो जो पार्ट बी में वो कह रहा है जैसे अगर जुलाई से 2023 की बजाय जुलाई 2022 से शुरू किया होगा तो भी ये टैक्सेबल ही रहेगा, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फॉरेन सोर्स इनकम फिर भी टैक्सेबल ही रहेगी। ये तब एग्जाम्प्ट होनी थी जब ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाली प्रोविजंस पे अप्लाई होती, यानी ये 4 साल के लिए नॉन रेजिडेंट होता पिछले और इस साल में इसकी फॉरेन सोर्स इनकम होती तो फिर ये इम्पैक्ट होता। सो एनीवेज रेंट जो है इसकी तफसील ये है कि 3 लाख पर मंथ है, लेकिन जो फेयर मार्केट रेंट है वो सवाल में बताया हुआ है 3.5 लाख है अप्रैल तक, और उसके बाद 2.5 लाख हो गया। तो आपने एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट उसमें से जो हायर हो वो लेना होता है। अब आप जो अप्रैल का मंथ है, यानी कि जनवरी से लेके जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 तक, चूँकि 1 जनवरी से इसने रेंट पे दिया है ना, तो जनवरी से अप्रैल तक तो आप 3.5 लाख लेंगे रेंट, और उसके बाद मई से ऑनवर्ड्स आप 2.5 लाख रुपए और 3 लाख कंपेयर करो तो 3 लाख ज़्यादा बनता है, तो 3 लाख जो है बाकी 2 महीनों का रेंट आप लेंगे, तो ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स बन जाएगा। इसमें अगेन आपको जो वो है क्या होता है रिपेयर अलाउंस 1/5 वो आप माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्सेस बिल्कुल अलाउड है एज एक्सपेंस, वो आप माइनस करेंगे। ये अगेन इसका पीरियड बताया हुआ है जून, जनवरी से जून है, तो ये आप बिल्कुल माइनस, प्रॉपर्टी टैक्सेस अलाउड हैं एज एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ये भी अलाउड है एज एक्सपेंस। कलेक्शन चार्जेस, हाँ इसमें एक आपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स का परसेंटेज देखना होता है, 4% से ज़्यादा ना हो, तो वो आपने देख लेना है कि उससे ज़्यादा तो नहीं है, उस लिमिट में है तो ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट आपने रेंट पे दे दी, ठीक है जी, 120 मिलियन, और जो कि 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। नाउ सॉरी 120 मिलियन की तो खरीदी आपने। अब 1 फरवरी से आपने क्या किया, आपने इसको रेंट पे दे दिया, मंथली रेंट है 3 मिलियन का। कंसिडरिंग द नेचर ऑफ इंस्टॉल प्लांट फैक्ट्री बिल्डिंग रिक्वायर्स रेनोवेशन एवरी 3 years बिफोर रेंटिंग आउट द फैक्ट्री बिल्डिंग, जावेद इनकर्ड रेनोवेशन एक्सपेंस ऑफ 10 मिलियन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अब अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग पे ही रेनोवेशन की है और ये ज़रूरी है इसलिए कि फैक्ट्री चल सके, तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि 120 के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम पढ़ चुके हैं कि इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो डिडक्शंस अलाउड हैं उसमें आप डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग भी अलाउड है एज एक्सपेंस, और इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी का ये भी अलाउड है एज एक्सपेंस। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगी। रेनोवेशन चूँकि पहली रेनोवेशन है जो कि प्लांट एंड मशीनरी के साथ आपको करनी पड़ी, और अब फिर आप उसके बगैर तो आप फैक्ट्री रेंट पे दे नहीं सकते, तो इसको कैपिटलाइज कर दें, और इसके बाद जितनी भी रेनोवेशंस होंगी उसको फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि वो उसकी मेंटेनेंस माना जाएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप रेंट एक्स इनकम लेंगे, इनकम हम अदर सोर्सेज में, और इनकम हम अदर सोर्सेज में ही डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। नफीस एंटरप्राइजेस जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, और ये मैन्युफैक्चर करते हैं टूल्स। इंफॉर्मेशन जो बताई गई है वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो इन्होंने टैक्स टैक्सेबल इनकम भी मांगी है, टोटल इनकम भी मांगी है, और टैक्स कैलकुलेशन भी मांगते हैं। मिनिमम टैक्स इग्नोर करने का कहा है। ओके, सो पहला सवाल, पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस मालूम हो गया। उसके बाद आपको एक इनकम स्टेटमेंट दिया गया है। सो प्रेफरेबली यू शुड स्टार्ट योर
क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर और नीचे जो आइटम्स आ रहे हैं उसको प्लस या माइनस करते जाओ। सबसे पहला आइटम जो है वो है सेल, जिसमें एडवांस अमाउंट शामिल हुई हुई है। और जो एडवांस आपको मिलता है वो सेल नहीं होता, ये तो कैश डेबिट होता है और वो इनकम नहीं होता। तो एडवांस की अमाउंट जो है वो सेल्स में से डेफिनेटली आपको माइनस करनी है। तो इसका मतलब ये है कि 40 मिलियन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप इससे कैलकुलेशन बना रहे हो तो आपको 40 मिलियन में से एडवांस की अमाउंट को माइनस कर देना चाहिए ताकि प्रॉफिट बिफोर फिगर ठीक हो जाए। दूसरा ये कि अगर आप एक एक करके इन फिगर्स को ले रहे हैं तो फिर इसे 148 में से माइनस कर दें, दोनों तरीके ठीक है। क्योंकि सवाल में एग्जामिनर ने कहा नहीं है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करो अपना आंसर, तो आप दोनों काम कर सकते हो। एक काम ये हो सकता है कि इंडिविजुअली सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, इन फिगर्स को करेक्ट करके अपनी इनकम बना लें, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसी को करेक्ट कर उसी में ही सारी एडजस्टमेंट्स करते जाएं। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कर लें ताकि टाइम बचे। ओके, सो ये हो गया जी। ये एक 1875000 ये ऐड बैक हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी लेस हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि जिसकी के बताया गया है कि मार्केट प्राइस जो है वो बताई हुई है और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट भी बताई हुई है। एक्चुअली यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आप एंड कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस इसके ऊपर वैल्यू करें। सो कॉस्ट आपको बताई गई है 19,700,000, एनआरबी से कंपेयर करना है आपने। नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जो भी मार्केट प्राइस है वो उसमें से आप माइनस कर दो जो भी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है। आपको सवाल में ये डाटा दिया हुआ है और ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। नेट रिलाइजेबल वैल्यू चूंकि कम बन रही है कॉस्ट से, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू पे लाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू पे लाने के लिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 19,700,000 का और 17,500,000 का, उसको प्रॉफिट की फिगर से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है प्रॉफिट की फिगर में इजाफा करता है। तो इसलिए आप इसको माइनस कर देंगे इनका जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगेन ऐड बैक कर दें, ये तो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होती ही नहीं, तो 20 मिलियन को वापस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जमा कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में पेनल्टी बताई हुई है 95,000 की फॉर लेट पेमेंट। ये बिल्कुल नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के ऊपर है ये पेनल्टी, तो इसलिए ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगी, इसको ऐड बैक करना होगा आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑफ 9 मिलियन, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है और सॉफ्टवेयर 1 मई को अवेलेबल था फॉर यूज़, लेकिन आप यूज़ करना चाहेंगे इसको 1 जुलाई 2024 से। नाउ जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन में आता है और आपने जो रेट जो एमोटाइजेशन है वो नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे करनी होती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि इंटेंजिबल वेपर फॉर यूज़ शैल बी ट्रीटेड एज यूज ऑन दैट डे। इसका मतलब जब अवेलेबल था तब वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है, यूज़ माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो आप 1 जुलाई से यूज़ करने का इरादा रखते हैं, लेकिन 1 मई को चूंकि अवेलेबल फॉर यूज़ था तो इस डेट से अमोटाइजेशन बनानी होगी। 1 मई और फिर जून, 30 जून तक आपने अमोटाइजेशन बनानी है। और जो एस्टिमेटेड इसकी यूज़फुल लाइफ है वो सवाल में अगर नहीं बताई हुई तो फिर हम उसको यही मानेंगे कि वह सर्टेनेबल नहीं है, तो हम उसको 25 ईयर्स पे डिवाइड करके 1 साल की अमोटाइजेशन बनाएंगे और फिर नंबर ऑफ डेज की बेस पे अमोटाइजेशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आप सबसे पहले 9 मिलियन तो ऐड बैक करोगे क्योंकि एक्सपेंस के तौर पर अलाउड नहीं होगा, फिर अमोटाइजेशन कैलकुलेट करके एक्सपेंस बनाएंगे। 7,20,000 आपने रैम्प्स की कंस्ट्रक्शन पे खर्च कर दिए, 2 रैम्प्स आपने कंस्ट्रक्ट किए थे। अगेन ये डेप्रिसिएशन के जो रेट्स हैं आपको एग्जाम में दिए हुए उसमें बताया हुआ है आखिरी आइटम कि रैम्प जो है डिसेबल पर्सन के लिए वो 2.5 लाख रुपए तक आपको 100% एक्सपेंस के तौर पर अलाउड है, लेकिन इसमें कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन है 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि आपने 7,20,000 खर्चा किया है तो मैक्सिमम आपको 7,20,000 पहले तो ऐड बैक करो, एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, और 5 लाख एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, क्योंकि 2.5 लाख मैक्सिमम एक रैंप की कॉस्ट आपको अलाउड है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं उसमें इन्होंने लिखा कि आपने शेड्यूल्ड बैंक को पे किया है, ठीक है, फॉर लोन obtained by नफीस फॉर रेनोवेशन ऑफ हिज एंसेस्ट्रल हाउस। तो ये अपने ज़ाती जो खर्चे हैं वो तो आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं कर सकते ना बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में। तो इसलिए सिंपली क्या बनेगा इसका आंसर ही बनेगा
कि ये आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। रीजन बीइंग कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट इज अदर इनकम। अदर इनकम में एक गेन लिखा गया है जो कि सेल ऑफ इमूवेबल लैंड का, oh सॉरी, इन अनइम्प्रूव्ड लैंड, लैंड तो वैसे ही इम्प्रूव होता है, अनइम्प्रूव्ड लैंड। ठीक है। और ये इसने अपने बिजनेस कोलीग को बेचा है। सबसे पहले तो ये बिजनेस इनकम नहीं है, ये कैपिटल गेन्स है। तो अगर ये कैपिटल गेन्स है तो इसका मतलब इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में से तो निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि आपने माइनस कर देना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कितना अमाउंट, 5 मिलियन का। ठीक है। और फिर इसकी जो कंसिडरेशन और कॉस्ट का डिफरेंस है वो आप निकालेंगे। तो इसने जो बेचा है वो कितना है, कितने का बेचा है, कंसिडरेशन देखिए कितनी लिखी हुई है। लैंड टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कोलीग्स फॉर 6.5 मिलियन, 6.5 मिलियन का बेचा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो गेन देखो कितना निकाल के दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट आप यहाँ से डिराइव करनी पड़ेगी आपको। कॉस्ट बताई भी नहीं है स्ट्रेट अवे। तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 6.5 मिलियन, 5 मिलियन का डिफरेंस निकालो, कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टेप नंबर वन है इसके 5 मिलियन ऐड बैक करो, और सॉरी माइनस करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है ये कैपिटल गेन है। और फिर 5 मिलियन को कैपिटल गेन्स में लेकर जाओ और इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पर टैक्स करो। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल प्रोसीड ऑफ दो 125,000 रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ 25,000 शेयर्स, जो कि एक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। अगेन आपने दो 125,000 को लिखा है अदर इनकम में। ठीक है जी। सो दो 125,000 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर दो। ठीक है। और फिर कैपिटल गेन्स वर्कआउट करो। और वो कैसे वर्कआउट करोगे आप, 25,000 शेयर्स हैं, इनकी कॉस्ट इन्होंने बताई हुई है 25 पर शेयर के हिसाब से। तो ये कॉस्ट आ जाएगी फिर 25,000 इंटू 25, और कंसिडरेशन जो है वो जो सेल प्रोसीड है उससे आप माइनस करेंगे। तो ये आपका कैपिटल गेन या लॉस जो भी बनता है वो आ जाएगा। और ये चूंकि लिस्टेड कंपनी का मामला है तो इसलिए ये पब्लिक कंपनी बनती है, और इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप दो 125,000 को माइनस कर देंगे, और फिर इसको कैपिटल गेन्स में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे लेकर जाएंगे। अच्छा जी। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इनकम फ्रॉम फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस भी बताई गई है। और अगर आप यहाँ पे जो एक लॉसेस का तफसील दिया गया है, स्पेकुलेशन बिजनेस जो कि फॉरेन सोर्स है। और अगर आप नीचे लॉसेस की डिटेल देखें तो स्पेकुलेशन लॉस पाकिस्तान सोर्स बताया हुआ है। ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस पाकिस्तान सोर्स है। और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको आमदनी हुई है 2.5 मिलियन की। और वो कितनी है, सॉरी, फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस है। अब यहाँ पे डिसाइडिंग पॉइंट ये होगा कि क्या फॉरेन सोर्स इनकम में से पाकिस्तान सोर्स इनकम का लॉस माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि लॉ ने स्पेसिफिकली इसको प्रोहिबिट नहीं किया हुआ। ठीक है। तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, क्योंकि हेड ऑफ इनकम तो स्पेकुलेशन बिजनेस ही है ना, तो फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस कर लोगे पाकिस्तान सोर्स का लॉस। अगर इसका उलट हो कि फॉरेन सोर्स का लॉस और पाकिस्तान सोर्स की इनकम हो, वो अलाउड नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह आपने एक लोन रिसीव किया है बेरर चेक के थ्रू। बेरर चेक का मतलब ये होता है कि जिस चेक, दो तरह के हैं मेन, एक बेरर होता है, एक, सॉरी, तीन तरह के हैं, एक बेरर होता है, एक बाय नेम होता है, और तीसरा होता है क्रॉस चेक। जो पहले दो टाइप्स हैं उनकी काउंटर पे पेमेंट हो जाती है, बैंक के काउंटर पे। लेकिन जो थर्ड टाइप है क्रॉस चेक, उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी बैंक अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू। तो अब हम ये टैक्स लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है और वो आपने बैंकिंग चैनल से रिसीव नहीं किया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब बेरर चेक जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा, क्योंकि बेरर चेक जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है, इसकी काउंटर पे पेमेंट हो जाती है, बैंक के काउंटर पे पेमेंट हो जाती है इसकी। ठीक है। बेरर का मतलब ये है कि जिसके भी हाथ में वो चेक है वो पेमेंट ले सकता है। ठीक है। सो इसका मतलब ये इनको हम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसमें आप देखें, इसमें ऊपर क्लियरली लिखा है कि नॉट रिफ्लेक्टेड इन अबव फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना आपने, इसको सिंपली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पर लिखना है। नेक्स्ट इज टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये आपको बिल्कुल एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगी, इसको आप एक्सपेंस के तौर पे माइनस करेंगे।
उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो दिए गए हैं उसमें देखें नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 2020 का है, ठीक है। स्पेकुलेशन लॉस पाकिस्तान सोर्स ये दिया हुआ है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के ऊपर अनलिमिटेड टाइम है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज ये 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। तो 2020 का लॉस 2021-22 मतलब 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना, बिजनेस लॉस जो पहला दिया हुआ। तो हम बिल्कुल इसको इस साल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी कर सकते हैं और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को भी, सिक्योरिटीज़ का जो गेन है लिस्टेड कंपनी का अगर गेन होगा तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेंगे। नहीं सॉरी, 2020 का लॉस है तो 21-22-23, ठीक है। तो 3 साल के लिए ये अलाउड होता है जो सिक्योरिटीज़ का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिक्योरिटीज़ का जो लॉस है 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब यहाँ से नतीजा ये निकला जी कि सिक्योरिटीज़ वाला तो यूज़ नहीं हो सकेगा, बाकी जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो हम लॉस यूज़ कर लेंगे और अपनी इनकम को फाइनल करके टैक्स कैलकुलेशन बना लें। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सरमाया एसोसिएट्स। ये हमारा सेल्स टैक्स का मेन क्वेश्चन है और सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो वही कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट है। टैक्स पीरियड खासतौर पर नोट कर लें, अगस्त 2024 की कैलकुलेशन बना रहे हैं इस सवाल में। अच्छा, थोड़ा सा जो रूटीन से हट के जो इस सवाल में बात है वो ये है कि इस सवाल में आमतौर पे ना एग्जामिनर ने दिया होता है सेल और परचेज का डाटा एक टेबुलर फॉर्म में और फिर उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं कि से टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स और स्टाफ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो पर्सनल केयर आइटम्स बनाता है और इसमें इसने परचेजेस का सबसे पहले डाटा दिया है। इसमें देखें जो परचेज हो रही है ना फॉर एग्जाम्ड आइटम्स, इसका तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करना, इसका हमारी कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। 5 लाख की जो परचेज है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मेरे सवाल पे इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, 8.7 मिलियन का है जो कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए मैंने इस्तेमाल किया, इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 800 किलोग्राम ऑफ डिटर्जेंट है जो कि आपने 8,40,000 का खरीदा है लेकिन रिटेल प्राइस भी साथ में बताई गई है। एग्जामिनर इस बारी साइलेंट है, ये नहीं बता रहा कि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है, ठीक है। सो जो डिटर्जेंट है वो बिल्कुल थर्ड शेड्यूल के अंदर लिस्ट डाउन हुए हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि रिटेल प्राइस के ऊपर मैंने इसकी वैल्यू सप्लाई बनानी होगी और उसके ऊपर 18% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह आपने 3.5 लाख रुपए का सामान खरीदा लेकिन पेमेंट कैश में कर दी, तो सेल्स टैक्स लॉ में ये मना है, 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट आप कैश में नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको ये इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा। उसके बाद परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने खरीदा सामान तो इस पर तो इनपुट टैक्स हो गई नहीं, आपकी कैलकुलेशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ बॉटल्स ऑफ शैम्पू, रिटेल प्राइसेस की बताई हुई है। तो अगेन जो बॉटल्स हैं वो शैम्पू की बॉटल्स वगैरह इंपोर्ट हो रही हैं तो 25% सेल्स टैक्स है इसके ऊपर अगर आप इंपोर्ट करते हो इस आइटम को। अच्छा, अब इसमें ज़रा मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता दूँ कि ऑल दो 25% का रेट तो है लेकिन एग्जामिनर ने जो सवाल में आखिरी पैरा पढ़ेंगे ना उसमें लिखा हुआ है कि 18% का रेट आपने यूज़ करना है। तो अगर कोई 25% का यूज़ कर रहा है रेट तो वो भी ठीक है, होगा, मेरी नज़र में होना चाहिए है। और अगर 18% यूज़ कर रहा है तो भी ठीक होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर खुद से कह रहा है कि रेट ऑफ सेल्स 18% है, वरना तो वो बता दे कि 25% यूज़ करें। सो एनीवेज लेट्स सी आई कैप उसको किस तरह से देखता है। नेक्स्ट, आपने एक मशीन खरीदी है, मशीन आपने खरीदी है हायर परचेज के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है अंडर हायर परचेज वो होता है एट द टाइम व्हेन एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, और मार्कअप के ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी इस मशीन की वैल्यू है 27,50,000, इसमें तो मार्कअप शामिल है। तो मार्कअप को पहले अलग करना पड़ेगा, यानी कि 27,50 को डिवाइड करोगे आप 110 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो उसकी एक्सक्लूडिंग मार्कअप वैल्यू आएगी जो 5 लाख रुपए है। उसको कुछ भी नहीं करना है, पेमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, तो जो आपने वैल्यू निकाली है उसी के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं आप। उसके बाद सेल्स की बारी है जी। टॉयलेट सोप्स आपने बेचे हैं लेकिन आपने फैक्ट्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है और फैक्ट्री स्टाफ की कंजम्पशन के लिए बेचे हैं।
तो ये फिफ्थ शेड्यूल में जो लिखा है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए बेचोगे तो वो जीरो रेटेड होगा। इसका मतलब ये जीरो रेटेड नहीं होगा, इसके ऊपर बिल्कुल 18% CSS चार्ज होगा। और चूंकि ये टॉयलेट सोप्स हैं, ये लिखा है टॉयलेट सोप थर्ड स्केड्यूल आइटम है, तो रिटेल प्राइस के ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन बनाएंगे ना। और रिटेल प्राइस नहीं बताई हुई तो इसका मतलब 243 पर ही कैलकुलेशन बनेगी। और उसके बाद यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई आप प्रीवियस के केस में 243,000 पे ही बनाएंगे और फिर उसके बाद 18% सेल्स टैक्स लेंगे। 500 किट शेविंग किट्स हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट पे इस्तेमाल होनी है जो न्यूयॉर्क जा रहा है। तो यहाँ पे जो लॉ की प्रोविजन ये है कि जो शेविंग किट्स हैं, ये शेविंग क्रीम्स, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, ये जो है थर्ड स्केड्यूल आइटम है और थर्ड स्केड्यूल आइटम है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर प्रोविजन एंड स्टोर ऑन कन्वेंस प्रोसीडिंग डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल एक कन्वेंस है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये जीरो रेटेड आइटम कंसिडर होगा। रिटेल प्राइस जो है वो भी आपको इसकी बताई हुई है, तो रिटेल प्राइस के ऊपर आप इसकी वैल्यू सप्लाई बनाएंगे, रेट ऑफ सेल्स टैक्स 0% होगा। नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट आइटम जो इसमें अगली जो बात की हुई है वो ये कि आपने क्रेडिट पर खरीदी थी फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 4.5 लाख रुपए की खरीदा था आपने ये सामान। और सो सेल की तो बात मैंने आपको बता दी कि आप रिटेल प्राइस पे कैलकुलेशन बनाएंगे, जीरो रेटेड ट्रीट करेंगे। इनपुट टैक्स की बात ये है कि आपने ये सामान खरीदा है, ठीक है, ये सामान आपने खरीदा और जो सामान आपने खरीदा ये क्रेडिट पे खरीदा उधार पे और अभी तक इसकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब ये कि 1 फरवरी से आपको दिन काउंट करने शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 फरवरी से आप दिन काउंट करेंगे क्योंकि टैक्स लॉ की एक प्रोविजन जो है वो ये है कि 181 दिन से 180 दिन से ज़्यादा अगर क्रेडिट परचेज का टाइम हो जाएगा तो फिर उनका इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 181वां दिन मेरे टैक्स ईयर में फॉल कर जाएगा तो फिर हम उसका इनपुट टैक्स नहीं, सॉरी मेरे टैक्स पीरियड में फॉल कर जाएगा तो मैं उसका इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकूंगा। इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकूंगा मतलब ये है कि उतना इस महीने का जो इनपुट टैक्स होगा उसमें से रिवर्स करना पड़ेगा। तो फरवरी से आगे अपने डेज की काउंटिंग जो है वो बनानी है। और अगर मैं डेज को काउंट करूं तो फरवरी इस दफ़ा 29 का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई तक 182 दिन बन जाते हैं, 31 जुलाई तक। तो इसका मतलब ये है कि 181वां दिन जुलाई में फॉल करता है और वहां पे आप इसकी रिवर्सल करोगे, इस मंथ में कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस इनपुट टैक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इसमें इस मंथ की। हाँ, अलबत्ता पिछले मंथ में होगा और इस मंथ की कैलकुलेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज आपने क्रेडिटर के साथ फाइनल सेटलमेंट की है तो ज़ाहिर है आपने जो डेट माफ़ किया है 3,50,000 का, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी और उसी के ऊपर आप सेल्स टैक्स का कैलकुलेशन बनाएंगे, आउटपुट टैक्स जो 3.5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज आपने असास लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड रिटेलर है, इसको आपने कुछ सामान सेल किया है और 90% कुछ डिलीवर कर दी हैं, बाकी डिलीवर नहीं की क्योंकि उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है ना। चूँकि गुड्स जब मेड अवेलेबल हो जाती हैं तो वो सप्लाई ट्रीट हो जाता है गुड्स के केस में। इसका मतलब ये है कि ये 7,931 ये पूरा ही सेल ट्रीट होगा और इसको पूरे को वैल्यू सप्लाई लेकर आपने इसके ऊपर आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन बनानी होगी। 90% जो है वो जो एक्चुअली डिलीवर किया है सिर्फ उसके ऊपर नहीं बनाना। उसके बाद अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सप्लाईज की उसमें 500 बॉटल्स ऑफ इम्पोर्टेड शैम्पू जो कि आपने होल सेलर को दिया और गुड्स जो है वो 5,75,000 की जो एंड कंज्यूमर को दी।
दो चीज़ें रेफर करनी होगी क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग पॉइंट ये है कि क्या फर्दर टैक्स चार्ज करना है या नहीं करना है। ठीक है जी। तो एक तो ये थर्ड स्केड्यूल आइटम है, सॉरी, जो 5 इम्पोर्टेड शैम्पू है, यानी शैम्पू की जो बात हो रही है, तो शैम्पू इज एक्चुअली सीरियल नंबर 12 पे अगर आप देखें थर्ड स्केड्यूल आइटम है। तो जो हमारे पास एसआरओ है वो ये कहता है कि एक तो अगर आपने डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सामान सप्लाई किया तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज ना करो, और दूसरा ये कि थर्ड स्केड्यूल आइटम जो है उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज ना करो। तो इन दोनों आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना है। आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया लेकिन फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट जो है वो आपने की है तो एक्सपोर्ट तो जीरो रेटेड होंगी, सिंपल बात है। इसमें कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है, जीरो रेटेड आइटम होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल 354, जिसमें सेल्स टैक्स जो है वो 54,000 का है, तो पे किया है कैश। तो क्या ये कैश पेमेंट जो है आपको रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, यूटिलिटी बिल्स के केस में अगर आप देखें जो 50,000 वाली रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे यूटिलिटी बिल्स को एक्सेप्शन के तौर पर लिखा गया। तो मतलब ये है कि यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट आप बिल्कुल 50,000 से ऊपर कर सकते हैं, तो ये पेड इन कैश है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। 54,000 का इनपुट टैक्स आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। अपॉर्चनमेंट डेफिनेटली करनी पड़ेगी एग्जाम जीरो रेटेड और रेजिडुअल के दरमियान। अच्छा जी, उसके बाद आपने परचेज किया इन जनवरी 2024, टैक्सेबल गुड्स आपने खरीदे थे, लेकिन आप इनपुट टैक्स 81,900 का क्लेम करने से भूल गए। अब जो प्रोविजन ऑफ लॉ है वो ये है कि आप 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड तक आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ना जनवरी का अगर इनपुट टैक्स है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई तक 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड्स बनते हैं। तो अब अगस्त की आप कैलकुलेशन बना रहे हैं तो आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। 81,900 का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा आपके सोल्यूशन के ऊपर, बस आपने बताना है कि मैं इसका इनपुट टैक्स नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ ही रहा है कि एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सका, इसलिए उसने सेल्स टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया। तो आप ये बताओगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे और कमिश्नर के पास क्या पावर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये बतानी होगी कि जनाब अगर आप रजिस्टर हो जाते हो, सेल्स टैक्स रिटर्न वाला टॉपिक आप देखेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका कोई सेल्स टैक्स भी पेबल नहीं है तो नील की रिटर्न आपने फाइल करनी होगी। तो ये तो आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। दूसरा ये कि कमिश्नर के पास पावर्स ये हैं कि अगर आप सेल्स टैक्स अदा नहीं करते तो फिर वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी वो कैलकुलेट कर सकता है और आपको वो सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी पार्ट इसका, दैट सेज के एक रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्स टैक्स का और इसने एच एस को सेल किया है। डब्ल्यू एस इज द सेलर और एच एस इज द सोल्ड गुड्स टू एच एस, यानी एच एस इज द बायर। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स का वो पूछा है कि ट्रांजेक्शन में बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, कौन कौन इशू करेगा। ठीक है। तो अब इसमें आपने बेसिकली ये इस चीज़ को रेफर करना है कि डेबिट क्रेडिट अगर रिटर्न यानी कैंसिलेशन और रिटर्न ऑफ गुड्स होगी तो सप्लायर और बायर अलग से बताए हुए लॉ है कि कौन इश्यूअर होगा डेबिट क्रेडिट नोट का। और इसी तरह क्योंकि सेल की केस में तो एक ही डॉक्यूमेंट होगा, सेल्स टैक्स इनवॉइस, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन ने सेल किया है तो सेल्स टैक्स इनवॉइस, बायर ने कुछ भी इशू नहीं करना। अब अगली दो सिचुएशन कैंसिलेशन या चेंज इन वैल्यू, इसकी सूरत में डेबिट क्रेडिट नोट इशू होना होता है और वो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में बताया गया है। ठीक है जी। अब अगर सेलर ही अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो फिर सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगी, और अगर इनवॉइस इशू नहीं हुई तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हुआ। तो अब वो अगर कैंसिलेशन और रिटर्न हो भी जाए तो फिर उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट नोट का भी कोई वजह नहीं बनती। तो आप इस चीज़ को सामने रखेंगे और इन आइटम्स को देख के जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि किसने कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है। मैं एक एक आइटम को डिस्कस नहीं कर रहा, इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम इज list down the factors that are relevant for chartered accountant firm in evaluating the level of threats created by मतलब टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने में कौन से थ्रेट्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। तो वो सिंपली आपने यहाँ पे रेफर कर लेना है कि टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करने में कौन से थ्रेट्स हैं और किन फैक्टर्स को इवेल्यूएट करना होता है। ये लेफ्ट साइड पे जो बने हुए हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं। आई थिंक ये भी बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि कस्टम्स ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और सेल्स टैक्स है,
इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो बतानी। ओके जनाब, सो दिस इज़ इट। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।